नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रथम चरण का मतदान कल हो रहा है और अब इसके बाद सबकी निगाहें लगी है द्वितीय चरण के मतदान में। और प्रथम चरण में जहां तेजस्वी यादव जैसे की सीट राघोपुर पर मतदान होना है कल, वहीं दूसरे चरण में जो कई महत्वपूर्ण सीट पर जिन पर मतदान होना है आगामी 11 नवंबर को, उनमें एक विधानसभा सीट है औरंगाबाद जिले में कुटुंबा विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम राहुल गांधी के बिहार में घोषित सेनापति राजेश राम वहां से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और औरंगाबाद जिले में कुटुंबा विधानसभा सीट पर प्रतिष्ठा केवल राजेश राम की नहीं फंसी है बल्कि राहुल गांधी की फंसी है। क्यों? इसलिए कि अगर आप विगत 9 महीने के राहुल गांधी की राजनीति को बिहार में अगर गौर से देखें तो राहुल गांधी की राजनीति का सबसे प्रमुख जो केंद्र बिंदु बनकर उभरा वो रहा दलित राजनीति। आपने सुना कल ही राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए जिस प्रकार से दलितों की वर्तमान स्थिति का मुद्दा उठाया, जिस प्रकार से अग्निवीर आर्मी में जो एक खास वर्ग के लोगों के वर्चस्व का मुद्दा उठाया, उससे राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट रूप से दिखती है। साथ ही दिखती है इस बात का भी ये सबूत है कि राजेश राम की सीट पर राहुल गांधी की प्रतिष्ठा कैसे फंसी है कि इसका एक और एंगल है। एंगल ये है कि आपको याद होगा जब नामांकन का दौर चल रहा था तब आरजेडी के खेमे से एक खबर निकल कर आई थी कि राजेश राम के खिलाफ भी आरजेडी अपना उम्मीदवार देने वाली है। न केवल राजेश राम बल्कि भागलपुर में जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में विधायक दल के नेता रहे थे अजीत शर्मा, उनके खिलाफ भी आरजेडी ने एक अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार को टिकट देना लगभग तय कर लिया था। वो तो हस्तक्षेप हुआ झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव का, जिसके हस्तक्षेप से वहां नामांकन रोका जा सका। वही स्थिति कुटुंबा में भी था। देखिए, दलित समाज में 3 प्रमुख जातियां हैं जिनका की प्रभाव आप कह सकते हैं कि मगध के इलाके में है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद के इलाके में है। वो 3 जो जाति है उसमें पासवान, मुसहर जाति, भुइयां समाज और तीसरी जाति है वाल्मीकि रविदास समाज। ठीक है, और इसमें कितना बड़ा गेम किया जा रहा था राजेश राम के खिलाफ, आप इस बात से केवल अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये घोषणा हुई कि आरजेडी भी कुटुंबा से अपना उम्मीदवार देगी, तो उम्मीदवार का नाम क्या आ रहा था? सुरेश पासवान, जो आरजेडी से पुराने समय में विधायक रहे हैं। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, पूर्व में मंत्री भी रहे राबड़ी देवी की सरकार में। तो वो सुरेश पासवान के नाम की चर्चा चली, लेकिन अंतिम क्षणों में सुरेश पासवान को नामांकन करने से रोका गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कुटुंबा में सीधा मुकाबला है। और एक और बात मैं बताऊं, सीधा मुकाबला तो है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के उम्मीदवार जो वहां पर है, वो उनका नाम है ललन राम। ठीक है, इनके साथ जो है वहां पर इनका मुकाबला है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के टिकट पर लड़े थे श्रवण भुइयां। ठीक है, लेकिन इस बार हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने उम्मीदवार बदल दिया, उस ललन राम को उम्मीदवार बनाया जो पिछली बार तीसरे नंबर पर आए थे, और यही इनका वोट काटने का ही कारण हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पिछली बार श्रवण भुइयां हारे थे। साथ ही एक और बात आपको बताऊं कि ये ललन राम जो है ये 2010 में विधायक रह चुके हैं। 2015 और 2020 का चुनाव राजेश राम ने जीता है। ठीक है, मतलब उससे पहले, राजेश राम से पहले यही ललन राम चुनाव जीते थे वहां से। तो 3 कौन है दलितों में, जैसा मैंने बताया पासवान समाज का सुरेश पासवान। अब स्थिति क्या बनी कि सुरेश पासवान को टिकट देने की घोषणा करके टिकट नहीं दिया गया। टिकट, आप समझने का प्रयास कीजिए, जो खेल दरभंगा जिले के गौराबोराम विधानसभा सीट पर आरजेडी ने खेला मुकेश सहनी के भाई के साथ, वही खेल लगभग मिलता जुलता राजेश राम के साथ भी हुआ।
जैसे गौरव बोराम में अफजल खान को टिकट दे दिया गया और फिर कहा गया कि नहीं, ये हमारे आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, वैसे ही यहां क्या हुआ, कुटुंबा में सुरेश पासवान के नाम की घोषणा कर दी गई कि सुरेश पासवान आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और राजेश राम के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बाद में टिकट नहीं दिया गया। तो परिणाम क्या हुआ कि वहां पर पासवान जाति के लोगों ने अब उसे अपने सम्मान से जोड़ लिया, और वहां पर, और सम्मान से कैसे जोड़ा, लगा कि सुरेश पासवान के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा कौन बने, राजेश राम को दिखाया गया। आपको याद होगा जिस दिन राजेश राम वहां नामांकन करने गए थे कुटुंबा में जिस दिन नामांकन करने गए थे, उस दिन वहां पर स्थानीय आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिना बैनर पोस्टर के, विशेषकर उसमें यादव जाति के लोग थे, उन लोगों ने राजेश राम मुर्दाबाद का नारा लगाया था, राजेश राम वापस जाओ का मुर्दा लगा का नारेबाजी वहां पर हुई थी। मतलब क्या है, संदेश क्या गया, संदेश ये गया कि सुरेश पासवान का टिकट इसलिए कटा कि राजेश राम, मतलब अब वहां एक रविदास समाज के नेता सुरेश राम के खिलाफ पासवान को खड़ा कर दिया गया। वैसे भी पासवान माने जाते हैं कि वो चिराग पासवान के साथ है, मतलब एनडीए के साथ है इस चुनाव में, ठीक है। तो एक ये मामला बना। अब पासवान, जब सुरेश पासवान को टिकट नहीं मिला तो एक एग्रेशन जो है पासवान जाति का बढ़ गया, मतलब अब उनकी गोलबंदी जो है राजेश राम के खिलाफ हो गई। दूसरा संदेश ये गया कि तेजस्वी यादव यहाँ तो आरजेडी का उम्मीदवार लड़ना चाहते थे, लेकिन राजेश राम के कारण आरजेडी का उम्मीदवार नहीं लड़ा। साथ ही राजेश राम का जो प्रोजेक्शन हुआ है कुटुंबा में, वो ये हुआ कि राजेश राम तेजस्वी यादव के विरोधी है। राजेश राम उस मतलब खेमे के नेता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहता, ठीक है। तो अब उस कारण से वहां के कुटुंबा में जो यादव और आरजेडी के सिंपैथाइजर जो है, जो चाहते हैं किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनके रास्ते में कोई रोड़ा बाधा कील कांटा नहीं आए, ऐसे लोग भी राजेश राम के खिलाफ हो गए। तो एक तो पासवान समाज खिलाफ हुआ, दूसरा यादव समाज खिलाफ हुआ, तीसरा आरजेडी के जो सिंपैथाइजर है, जो तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते, सबके लिए विलन बन गए राजेश राम। तो वास्तव में ये जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, क्या उसमें राजेश राम की कोई भूमिका है? आपको याद होगा जब राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा शुरुआत होती है सासाराम से, पहला पड़ाव कहां था? पहला पड़ाव था कुटुंबा। पहला दिन रात्रि विश्राम कहां हुआ राहुल गांधी? कुटुंबा में। पहला दिन किसके घर पे रात्रि विश्राम हुआ? राजेश राम के घर पे। राहुल गांधी के बिहार में भविष्य की राजनीति के लिए चेहरा बनकर कौन आए? राजेश राम। क्यों बनकर आए चेहरा? इसलिए कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति में दलित मुस्लिम कार्ड जो खेलना चाहते हैं, उसके दलित मुसलमान राजनीति के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसका चेहरा बनकर उभरे राजेश राम। और तेजस्वी यादव को यह मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि यदि कांग्रेस बिहार में मजबूत होती है तो फिर आरजेडी कमजोर होगी। राहुल गांधी के आज के भी बयान को, भाषण को आप सुनिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी संसाधन हैं उस पर बिहार में विशेषकर 10% लोगों का कब्जा है, मतलब सवर्ण विरोधी राजनीति। और वही राजनीति किसकी है? आरजेडी की है। एक तरफ आरजेडी जहां अगरा विरोधी, भूरा बाल साफ करो वाले जो एक दौर था, उस दौर से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव जहां आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बनाने का प्रयास, अब दिखावा, मैं ये नहीं कहा, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा मैं न तेजस्वी यादव को न राहुल गांधी को, लेकिन जो राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसकी केवल मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जहां तेजस्वी यादव एक तरफ मुस्लिम यादव की पार्टी को ए टू जेड की पार्टी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भूरा बाल विरोधी जो राजनीति है, जो सवर्ण विरोधी गोलबंदी की जो राजनीति है, उस राजनीति से अलग हटकर जहां तेजस्वी यादव एक तरफ पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई की राजनीति को चेहरा बनाकर जहां बिहार में सत्ता में आने का ख्वाब पाल रहे हैं,
वही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी के पैर के नीचे की जमीन खींच लिया जाए, और वो जमीन खींचने के लिए दलित और मुसलमान की राजनीति सबसे बेहतर आसान तरीका दिखता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। इसीलिए अगर आप लगातार जनवरी से लेकर अब तक का राहुल गांधी के बिहार के अभियान को अगर आप केवल नोटिस करेंगे तो इसका जवाब आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कुटुंबा विधानसभा सीट पर आप देख लीजिए कि टारगेट पर आ गए राजेश राम, कि आरजेडी ने निशाने पर लिया। वैसे ही जैसे गौरव बोराम में, पहले चर्चा तो गौरव बोराम में भी था मुकेश सहनी लड़ेंगे, संतोष सहनी के बारे में बात ही नहीं हो रही थी, तो वहां पर भी गेम किया गया था अफजल खान के द्वारा, अफजल अली के द्वारा। वही खेल एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि कुटुंबा में भी हुआ, और इस कुटुंबा में इस खेल के शिकार होते हुए अब तक दिख रहे हैं राजेश राम। राजेश राम को यदि जीतना है तो काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।